सर परत सांगा. त्यांचा माणूस नाही आहे. आज तुमच्या सगळ्यांच्या आजच्या बैठकीक हांगा स्वागत करता. हांगा दोन तरेन जातले. आमचे केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादवजी आज गोंयांत आयिल्ले आनी तांचें म्हणणें आशिल्लें की कार्यकर्ते बरोबर आपल्याक इंटरॅक्ट करूंक जाय बजेटच्या संदर्भात. त्यामुळे आज तांकां मुद्दम हांगा आसात. हांव तांकां फाटीच्या कार्यालयात तांचें स्वागत करता. केंद्रीय बजेट 1 तारखेर पार्लिमेंटान मांडली. आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाचें जे सरकार काम करता आनी तांच्या सरकारान फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी हांच्यांनी बजेट पार्लिमेंटान दवरली आनी त्यामुळे देशभरा भितर त्या बजेटीच्या संदर्भात बऱ्या तरेचे प्रत्येकान बजेट त्याची बऱ्या तरेची बजेट मांडली म्हणून सगळ्यांनी कॉम्प्लिमेंट्स दिले आणि अपोजिशन जे आसा त्यांनी क्रिटिसायज केले. कारण एखादें बरें काम केन्ना आसता हे लक्षात येताच सगळ्यांनी दिसता की ते फायदो हो भारतीय जनता पार्टीक जातलो. आणि त्यामुळे आज आमच्या बरोबर भूपेंद्र यादवजी आसात. सगळेच जाण तांकां वळखतात कारण आमच्या पार्टीचे सिनियर मोस्ट लिडर आसात आणि ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ते भारतीय जनता पार्टी असो त्यांचा प्रवास आसा. ते मूळ अजमेर राजस्थानचे आणि तांचे सध्या युनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज आणि मिनिस्टर ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ही तांच्याकडे मंत्री म्हणून जबाबदारी आसा. ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून 2000 ते 2009 पर्यंत तांच्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे काम केले. 2010 ते भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल सेक्रेटरी म्हणून काम केले तांच्यांनी 2010 ते 2014 आणि त्याच्यानंतर नॅशनल जनरल सेक्रेटरी 2014 नंतर ते भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी झाले 2014 ते 2019. वेगवेगळ्या राज्यांची निवडणुका जातात त्या वेगवेगळ्या राज्याचे त्यांच्यानी इन्चार्ज को इन्चार्ज असे त्यांच्यानी काम केले. वेगवेगळे असेंब्ली इलेक्शन ज्या इलेक्शना भितर त्यांच्यानी पार्टीक निवडणुकीक विजय मिळवून दिलो. 2013च्या निवडणुकीक राजस्थानचे ते को इन्चार्ज आशिल्ले असेंब्लीचे आणि झारखंडाचे ते को इन्चार्ज आशिल्ले. गुजरात असेंब्लीचे ते इन्चार्ज आशिल्ले. तांच्यांनी 2019 लोकसभा इलेक्शनचे बिहार लोकसभा इलेक्शनात बिहार आणि त्यानंतर असेंब्ली इलेक्शन बिहार त्या बिहारचे त्यांच्याकडे इन्चार्ज म्हणून जबाबदारी आशिल्ली. ते आता सध्या मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणून राज्यसभेत आसात. 2012 जाले त्यानंतर परत एप्रिलान 2018 ते राज्यसभेचे मेंबर आसात. त्यांच्यानी ते स्वतः बाय प्रोफेशनल ते लॉ LLB आसात आणि त्यानंतर त्यांचे वेगवेगळे पार्लिमेंटरी कमिटी ज्यो आसात त्यांच्यातूय त्यांच्यानी वेगवेगळ्या कमिटींचेर काम केले आणि खास करून त्यांच्यानी एक सुप्रीम कोर्टाचो फॉरेस्ट कन्झर्वेशन पेपर बॅक अँड रेग्युलरली एक्सप्रेसीस हिज व्ह्यूज ह्या तरेचे त्यांचे वेगवेगळे व्ह्यूज जे आसात ते त्यांचे न्यूज पेपराचेरूय येतात वेबसायटीचेरूय आसात. तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी द रायज ऑफ द BJP हो बूक तांचो डिसेंबर म्हयन्यात पब्लीश जावपाचो आसा आणि त्यामुळे एक पार्टीचो एक सिन्सियर वर्कर म्हणजे ग्राउंडा वयल्यान वयर पर्यंत वेगवेगळी पोजिशनां करत आज ते भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदींच्या सरकारान कॅबिनेट मिनिस्टर आसात. बऱ्या तरेचें काम करतात
डाऊन टू अर्थ म्हणजे पार्टीच्या कार्यकर्त्याची भावना, कार्यकर्त्याबरोबर सगळ्या कार्यकर्त्या ते टॉप मोस्ट कार्यकर्त्यापर्यंत काम आणि देशभराभितरल्या वेगवेगळ्या स्टेटी भितर प्रवास असे त्यांचे काम आसा. हांव तांकां आज तांचो हांगासर हांव तांकां स्वागत करता, तांकां वेलकम करता तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत आणि हांव तांकां विनंती करता. तांच्यांनी पहिले दोन तरेन जातले. पयलीं ते प्रेस ब्रिफींग करतले प्रेसाक आणि प्रेस ब्रिफींग जाल्यानंतर आमचे जे कार्यकर्ते आसात, बजेटाची आमची जी समिती आसा हांचे कडेनूय ते उलयतले. म्हजे बरोबर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि आमचे मंत्री शिलेश बाब काब्राल हांगा आसात, आमदार प्रज्ञेंद्र शेट आणि आमचे चार्टर्ड अकाउंटंट जयराम बाब खोलकार, जेंकां बी बजेट कमिटी जी केल्ली आसा तेजे कन्व्हिनर आसात. ताचे बरोबर तेजे बरोबर संतोष बाब केटवे आनी जगदीश बाब नायक ही टीम तांचे बरोबर आसा. हांव तांकां आमच्या मिनिस्टरांक विनंती करता की तांच्यांनी प्रेस मिटींग करची. सबसे पहले तो मैं आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, गोवा के हमारे पर्यावरण मंत्री जी और पत्रकार बंधुओं, पार्टी के कार्यकर्ता, 2023 में भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर और आजादी के अमृत काल का ये पहला बजट और इसलिए ये भारत के आगे के अमृत काल के 100 वर्ष की बुनियाद का बजट। हमने देखा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने अनेक आयामों पे तरक्की करी और यही कारण है कि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की गति को सतत और ऊपर की ओर जाता हुआ बताया गया है। देश में 29 करोड़ ई श्रम के रजिस्ट्रेशन के कारण देश के स्किल और विश्व में उत्थान को बताया गया है। ईपीएफओ के डाटा से रोजगार वृद्धि के क्षेत्रों को बताया गया है और जो पीरियडिक लेबर सर्वे होता है वो भी विगत वर्ष की तुलना में बता रहा है कि भारत में बेरोजगारी की दर कम हो रही है और पिछले 9 सालों में सरकार ने जो ईज ऑफ डूइंग के जो मानक अपनाए हैं उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य में इस बार का जो सरकार का बजट है वो महिलाओं को, युवाओं को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने वाला जो बजट है वो हम सबके सामने आया है और इसलिए सरकार ने इस बजट को एक ग्रीन बजट का स्वरूप दिया है, जिसमें इस बात को पूरी तरीके से संकल्पित किया गया है कि देश में ग्रीन इकोनॉमी के न केवल सेक्टर को बढ़ाया जाएगा बल्कि ग्रीन इकोनॉमी के जॉब्स को बढ़ाया जाएगा और देश का जो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास है उसके जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए बजट बना है। और इसलिए सबसे जो पहला विषय है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको बजट में ध्यान दिया गया है और इसलिए अमृत काल की प्रायोरिटी के 4 बड़े प्रयास है। पहला, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ विश्वकर्मा सेक्टर। आपको पता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए 81 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जोड़ा गया है और ये देश में वुमेन एम्पावरमेंट को, जिसको सर्वस्पर्शी देश के हर भाग को छूते हुए हर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाने का एक बड़ा लीडिंग रोल वुमेन पावर को बजट के माध्यम से देने का प्रयास किया। दूसरा, भारत में जो रोजगार के क्षेत्र में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक रोजगार का बड़ा क्षेत्र है और इसलिए जो दूसरा विषय है एम्पावरमेंट ऑफ विश्वकर्मा सेक्टर, सरकार के द्वारा जो प्रीडोमिनेंटली जो हमारे
आर्टिजन है, हमारे जो लोकल कारीगर है, शिल्पकार है, उनको सेक्टर को बढ़ाने के लिए और उनको एमएसएमई की वैल्यू चेन के साथ जोड़ने के लिए एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तीसरा जो बड़ा विषय है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर को प्रायोरिटी नंबर 1 में रखा गया है और इसलिए फिशरीज सेक्टर को बढ़ाने के साथ हम देश में एक आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बायोडायवर्सिटी अवेलेबिलिटी उसको शुरू किया गया है। उसके साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग के सेक्टर में देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात और जो स्किल सेल एनीमिया है उससे भारत को 2047 तक मुक्त कराने की बात, मेडिकल रिसर्च पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट करने की बात और टीचर ट्रेनिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये देश में एजुकेशन एम्पावरमेंट को बढ़ाने की बात की गई। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि सरकार ने हमेशा लास्ट माइल डिलीवरी पे अपना फोकस किया है और लास्ट माइल डिलीवरी बजट की प्रायोरिटी नंबर 2 है जो गवर्नमेंट के अंत्योदय के विजन को फुलफिल करता है। और इसलिए अगर हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हैं तो कोविड में जैसा वैक्सीनेशन हमने लास्ट माइल तक जाके किया है वो सरकार की कार्यक्षमता, सरकार की संकल्प शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति को पूरी तरीके से दर्शाता है। जो तीसरा प्रायोरिटी सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में न केवल निवेश को बढ़ाया गया है बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी 33% इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ किया गया जो जीडीपी का 3.3%। हमारे देश में जो एक पोटेंशियल है उसका अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका एक कारण है कि देश में कार्य करने के वातावरण में हमारे सारे कानूनों में बहुत ज्यादा डीक्रिमिनलाइजेशन का विषय था। ईज ऑन डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो 39,000 अननेसेसरी कंप्लेंट जो कंप्लायंस करनी पड़ती थी उनको रिड्यूस किया गया है और 3,400 ऐसे लीगल प्रोविजन है जो अननेसेसरी डीक्रिमिनलाइज करते थे। जनविश्वास बिल द्वारा सरकार को ला करके सेंट्रल के 42 एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है जो अपने आप को दर्शाता है कि हम पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। अननेसेसरी लिटिगेशन से सब समाज को बाहर निकल के देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में पर्यावरण की चुनौती के लिए ग्रीन ग्रोथ बहुत जरूरी है और बजट का एक 5वां प्रायोरिटी सेक्टर रखा गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसको 19,700 करोड़ दिए गए हैं। बैटरी एनर्जी में सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा एक वायबिलिटी गैप फंडिंग की गई है। उसके साथ ही साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाया गया है और मिशन लाइफ जैसे जो इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को, दुनिया को दिए हैं उस पर ग्रोथ जो गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल होगी। ग्रीन ग्रोथ में हमारे देश का लगभग 7,500 किलोमीटर का जो समुद्री इलाका है वहां पर सरकार के द्वारा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम्स मिष्टी नाम से एक बड़ा प्रोग्राम इस बजट में किया गया है जिसको मनरेगा और कैंपा के फंड से भी जोड़ा जाएगा। और उसके साथ ही साथ 75 रामासर साइट जो हमारे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है और अभी तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी गया है। इस बार आजादी के 75 वर्ष में हमने 75 रामासर साइट्स बनाई। गोवा में भी एक साइट नंदा लेक बनी है, माइग्रेटरी बर्ड्स जहाँ पर आते हैं। तो हम एक कंपोजिट सस्टेनेबल होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर सरकार इस बजट के माध्यम से लेकर के गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर 9 सालों में सबसे बड़ा विश्वास इस देश को आगे बढ़ाने का जगह है तो यूथ का जगह है।
अमृतकाल का पहला बजट आने, अभी जो हमारे यूथ 25 साल के यही भारत का निर्माण करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए इस बजट में यूथ को प्रायोरिटी सेक्टर नंबर 6 रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 को लागू किया गया है। और जो नए डायमेंशन हमारी इकोनॉमी में आने वाले हैं, जैसे कोडिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, उसमें कौशल विकास के ऊपर ज्यादा जोर देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्किल सेंटर, मैन पावर इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनको एक्सपेंड करने की विषय भी बजट में रखा गया है। हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो हम कहते हैं, हमारे जो जीआई टैग के जो प्रोडक्ट कहते हैं, उसके लिए पूरे देश में यूनिटी मॉल जो सेटअप करेंगे, ताकि हमारे डायरेक्ट फॉरेन से और फॉरेन तक जो हम ट्रेड की बात करते हैं, उस कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सातवां जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर में एमएसएमई को एक बहुत मजबूती देने का काम किया गया है। और एससीजेड से लेके जितने भी जो ब्लॉकेज विषय थे, उधर बड़े पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए हैं। सरकार ने बजट में अपनी जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसको काफी मजबूत करने का काम किया। द गवर्नमेंट इज कमिटेड to ensure transparency and accountability in their books. The government is also on track to achieving their medium-term fiscal deficit targets. Indirect taxes में भी rationalization and simplification of tax structure किया गया है. All reforms undertaken to provide impetus of domestic manufacturing. और जो reforms किए गए हैं वो undertaken in order to promote green and sustainable growth. ये करने का काम किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस में काफी ज्यादा मिडिल क्लास को एक सहूलियत देने की बात की है। पर्सनल इनकम में भी मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर बजट भारत के जो विकास की छोर में जो अंतिम स्तर पर व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ाने की बात है। द बजट रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड लास्ट माइल डिलीवरी. It was designed to spur a technology-driven and knowledge-based economy with strong public finance and robust financial sector. This is also to be done through Jan Bhagidari and Sabka Prayas. So, in the end, I want to again repeat the 4 focus areas: creating opportunity for youth, growth and job creation, strengthening economic stability, and also the biggest gainer in this budget are green sector, farmers, MSME, women, and the hardworking individuals. Thank you very much. सर सवाल पूछ सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं। एक ही सवाल है, आपके मिनिस्टर के अंदर आता है, हमारा सारा के सारा गोवा इसी इशू पर है, मादी के बारे में। तो क्या इश्यूज है एग्जैक्टली आपके जल आयोग आपके अंदर आता है, तो क्या जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास है, वो इसके कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं जो जवाब दे सकते हैं। लेकिन सर एक मिनट और दे आर गोइंग टू सपोर्ट द कर्नाटक। विषय आएगा तो सारे तथ्यों को संज्ञान में लिया। क्योंकि लास्ट टाइम अमित शाह ने भी स्टेटमेंट किया है कि इश्यू रिजॉल्व हो गया, लेकिन वो भूल गए थे कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट भी ऑब्जेक्शन दिया है। तो 3 स्टेट का नाम लेना चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने बोला दोनों को बात करेंगे, क्यों नहीं करनी चाहिए? फेडरलिज्म में तो बात होनी चाहिए। हाँ, पर महाराष्ट्र को एब्सोल्युटली सर, नहीं दिस इज ओके, ये होनी चाहिए, बात होनी, चर्चा के साथ ही सब ये आता है नतीजा। तो अभी क्या है कि आपके मिनिस्टर के पास सारा निर्भर पड़ा है, क्योंकि ये सारा इश्यूज है मादी और भीमगढ़ के। ये तथ्यों का विषय है, नहीं तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एक्सपर्ट अध्ययन करते हैं जी, एक तरीका होता है और जो तरीके पे चलते हैं। मैं आपको कैसे बिना अध्ययन के विषय में आपका अध्ययन नहीं है क्या एग्जैक्टली? आएगा तो अध्ययन करेंगे ना। बजट पहले एक्शन नहीं, बजट हम लोग तीन दिन से सुन रहे हैं सर, कोई इशू नहीं, आप सारे रिपीट मैंने बहुत बार सुने सर। इशू ये है कि मादी पर आपके क्या रिएक्शन है सर? आपका पूरा प्रश्न हो गया ना? जी सर। तो विषय तथ्यों का अध्ययन करके बताएंगे आप। नहीं जैसे मैं बजट का अध्ययन करके आया हूँ, जब विषय आएगा तो अध्ययन करके बताएंगे। नहीं, आपका अध्ययन है ही नहीं क्या एग्जैक्टली सर? आप क्या करेंगे ना? अभी तो सब अप्लाई करेंगे तब करते ना। तो
Goa government never come to your ministry, environment ministry regarding mother issue. नहीं, गोवा गवर्नमेंट तो कुछ उसमें पहले अभी गोवा गवर्नमेंट या कर्नाटक गवर्नमेंट है राज्यों के स्तर पे बातचीत का विषय है। हमारे पास जो पर्यावरण स्वीकृति के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी उसके बाद में विचार। बट सर आपने जो बजट की बात कही है अभी, गोवा के कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री आपके जो हॉट इशू चल रहा है गोवा में मादई का, वो किसी ने बताने हैं आपको? विषय पूरा तथ्यों के साथ हो जाए तभी विचार। नहीं सर, हम लोग नहीं सर मेरी क्या तथ्यों की बात बातचीत होगी तो हमारी पर्सनल बातचीत। सर आप फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देखते हैं सर, ये दो इम्पोर्टेंट सेंचुरी के अंदर वाला इशू है, ये भीमगढ़ और मादी सेंचुरी के अंदर वाला इशू। क्या आपकी राय क्या रहेगी कि सेंचुरी के अंदर वाला पानी कोई डाइवर्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? तथ्य सामने आएंगे तो आपको ऐसे में आके जवाब दूंगा। नहीं सर, इट्स जनरल फिनोमेना, इट्स नॉट अ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर कि सेंचुरी के अंदर वाला पानी डाइवर्ट हो, तो आपको क्या लगता है? ये रॉकेट साइंस है लेकिन इसका एक्सपर्ट की मेरे पास विषय तो आने दो। नहीं, ये तो है सर। नहीं, मिनिस्टर आपकी क्या राय रहेगी? आप मिनिस्टर मिनिस्टर क्या है सर? तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आपको इसलिए क्या कि आप expert, तो आप बता। जिम्मेदार करा ना पढ़ करके जवाब दो। क्या दूसरा और एक आराम से पूछो। माधे रिवर के बारे में ही है। वेस्टर्न घाट में जो गोवा वाइल्ड लाइफ आती है उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी जो आती है उसके ऊपर बहुत परिणाम होगा, तो इसके बारे में तो कुछ बताओ। आपने मेरे को सुझाव दिया है, मैं तथ्यों के साथ जब मेरे पास विषय आएंगे जवाब। थैंक यू।